सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। पीपल्स पार्टी के सितारे गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़े तुमतराक के साथ इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। बुजुर्ग और नौजवानों का फर्क बताकर इंतखाबात का बयानिया बनाया। बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दिया, मगर वालिद बुजुर्गवार ने एक ही इंटरव्यू देकर इस बयानिए का भट्टा बिठा दिया। यही नहीं, आसिफ जरदारी ने बिलावल को ज़ेरे तरबियत करार देकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। मगर अब मुसीबत ये टूटी है, आसिफ जरदारी के बहादुर बच्चे नहीं उनके खिलाफ बगावत कर दी है। एक इंटरव्यू में साबिक SSP राव अनवार ने इंकशाफ किया कि सिंध में होने वाली सारी करप्शन के सरबराह पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी हैं। राव अनवार का दावा है कि सिर्फ 5 साल में सिंध से करप्शन के जरिए इकट्ठे किए गए 700 अरब रुपए बैरून मुल्क भिजवा दिए गए। राव अनवार के बकौल डॉक्टर आसिम, मुजफ्फर टप्पी, यूनुस मेमन, किदवाई वगैरह जरदारी के करप्शन सिस्टम के अहम कारिंदों में शामिल हैं। देखना यह है कि इन इल्जामात पर पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है। फिलवक्त बिलावल मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल का इशारा साबिक वज़ीर आज़म की तरफ है। तज्जियाकारों के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इक़्तिदार में वापसी की राह हमवार की जा रही है। इन्हें रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है। एक और अहम केस ताहयात नाअहली का है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरामीम में तजाद पर नोटिस लिया है। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पाकिस्तान की तबाही करने वाले को दोबारा सियासत में आना ही नहीं चाहिए, मगर इसकी नाअहली भी 5 साल के लिए होती है। इस केस के पाकिस्तानी सियासत पर गहरे असरात होंगे। किसे रिलीफ मिल सकता है, इसी से आगाज़ करेंगे। जहांगीर जदून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। जहांगीर जदून साहब, अब 24 जनवरी की तारीख है। बाज़ार लग रहा है कि इससे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, जहांगीर तरीन हों, उनके लिए इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने का मौका फराम हो सकता है, लेकिन क्या देर नहीं हो जाएगी इसमें? नहीं, देखें, इसमें एवेंचुअली तो ऐसा होना था। उसकी वजह ये है कि अगर ये अपने जो नॉमिनेशन पेपर थे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जब सबमिट करेंगे तो दूसरी पार्टी ज़ाहिर है वो इतराज़ करेगी जी कि ये डिसक्वालीफाई हैं। हालांकि हमारी ओपिनियन में तो जब एक्ट बन गया है उसकी में तयन कर दिया गया है कि जो सेक्शन 232 है इलेक्शन एक्ट 2017 की, कि अब जो भी नाअहली होगी 62(1)(f) के तहत 5 साल होगी। लेकिन जो अपोजिंग लोग हैं, जो अपोजिट कैंप में हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की हुई है 62(1)(f) की, उसको लाइफ डिसक्वालीफाई है, तो एक्ट के ज़रिए आप उसमें तरमीम नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इस केस ने सुप्रीम कोर्ट में लैंड करना था, नीचे से होकर ऊपर जाता। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, तो अटॉर्नी जनरल को भी और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस किया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है और एक्ट का मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जैसा कि पहले उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तस्लीम कर लिया है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और सॉवरेन है, तो फिर तो मसला हल हो जाएगा जी कि ठीक है 5 साल है जी। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी और नतीजे में पहुंचती है जी कि नहीं, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की हुई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही है इसको सेटिसाइड करेगी या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन में, सुप्रीम कोर्ट जो एक्ट के तहत में जो अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट में उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अब हो सकता है, लेकिन मेरी ओपिनियन में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जदून साहब, 24 जनवरी और 8 फरवरी में बहुत कम टाइम रह जाएगा। सबसे जवाब तलब किया गया, वो जवाब देंगे, उसके बाद ज़ाहिर है एक हेयरिंग में तो नहीं ये मिल सकता। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक अहल हो सकेंगे 8 फरवरी तक? ये देखिए, वो पेपर सबमिट करा लेंगे ना। खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन करता है तो अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्शन इस सुप्रीम कोर्ट के आउटकम का ही हिस्सा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग देती है जी ठीक है इलेक्शन एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा, तो फिर ख़त्म हो जाएगा ऑब्जेक्शन। अगर ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगी, वो जितनी भी नॉमिनेशन होगी, जो लोग डिसक्वालीफाई हैं, वो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होगा। नहीं, लेकिन सर इससे हटकर क्या इलेक्शन कमीशन जो भी RO है वो ये कह सकता है कि अच्छा एतराज़ आया है, मैं इसको रोक लेता हूँ, या वो रिजेक्ट कर देगा पेपर्स इस बुनियाद पर, या वो नहीं, दोनों सूरतों में जी या रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, दोनों सूरतों में केस तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना। लेकिन 2 अपोजिंग होते हैं बंदे, एक अगर पेपर रिजेक्ट होते हैं तो जिसके रिजेक्ट होते हैं वो अगली कोर्ट में जाएगा, अगर पेपर एक्सेप्ट होते हैं तो जो बंदा इतराज करने वाला है वो अगली कोर्ट में जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मामला सेटल होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। बिल्कुल सर, वो मैं अब आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन ये केस 24 जनवरी तक ही डिसाइड हो सकेगा या उसके बाद? उससे पहले तो नहीं हो सकता? उसके बाद भी हो तो इलेक्शन से पहले हो जाना चाहिए। इलेक्शन जो पोलिंग डेट है ना, उससे पहले 2 दिन भी हो तो
मतलब है तो वो Okay. मामला सेटल हो जाएगा, क्योंकि बाज़ का देखा है आपको, ये रूटीन की प्रैक्टिस होती है कि बाज़ का इलेक्शन के बैलेट पेपर छपने तक जो है ना वो कैंडिडेट जो है ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके होते हैं। तो इलेक्शन से 2-4 दिन पहले भी इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर, क्योंकि उस सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें इतराज होता है उसके बैलेट पेपर पढ़ने को होते हैं, बाकी तो पाकिस्तान सारे में इलेक्शन हो रहा होगा। इसमें मैक्सिमम कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, 2, 4, 5 होंगी, तो उनके बैलेट पेपर को रोक दिया जाता है, बाकी छपाई हो जाती है, तो वो आखिरी दिन भी हो बैलेट पेपर छप जाते हैं, कोई इशू नहीं। और सर इससे किस किस को फ़ायदा होगा? जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके लिए भी, जो भी डिस्क्वालीफाई हो चुका, अब इसमें तो बहुत से लोग शायद आ जाएंगे, मेन नाम तो मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन का लिया जाता है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की देखें 3 टाइप हैं। एक तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है जो 184(3) की डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है, 62(1)(f) की, या किसी हाई कोर्ट ने की हुई है। अल्टीमेटली वो भी केस सुप्रीम कोर्ट जाता है जब हाई कोर्ट भी करती है। तो एक ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि जब आप एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आपकी एविडेंस जो है प्रो एंड कंट्रा रिकॉर्डों के ऊपर आती है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि एक वो शख्स है जिसकी जेली डिग्री पकड़ी गई है या और इस तरह के मामला थे तो उसकी एविडेंस रिकॉर्ड होके, और एक ऐसे शख्स है जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर का या जहांगीर तरीन का जी आपने एसेट सही डिक्लेयर नहीं किए तो 184(3) के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि सेट ऑफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन है उसको एक ही तरह ट्रीट करते हैं या डिफरेंट ट्रीट करते हैं। अब तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में इशू आएगा। जी जदून साहब, इसके बाद एक कहीं ये मसला तो हम देखेंगे कि जो भी हुकूमत आएगी, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है वो हुकूमत के खिलाफ है, वो एक एक्ट पास कर देगी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही यानी फारिग हो जाए, नल एंड वॉइड एक तरह से जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, उसका असर ही ना रहे। इसी पे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी ना। अगर वो कहते हैं जी ठीक है, अब देखें ना एक जजमेंट पास हो जाती है तो वो कहते हैं जी जो पार्लियामेंट है वो, पार्लियामेंट का सुवरेनिटी के मतलब कि पार्लियामेंट में ऐसा एक्ट पास कर सके जो आइन के जो बुनियादी हकूक हैं उनसे मुतसादम ना हो या इस्लामिक प्रोविजन के अगेंस्ट ना हो। यही 2 चीज़ें होती हैं, या जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंस है उसके अगेंस्ट ना हो। ये 3 चीज़ों पे कानून साजी नहीं हो सकती, बाकी तो कानून साजी हो सकती है। तो अगर वो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है ये मान लेती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरन है, जिस तरह देखें ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था 184(3) की अपील जो अपोजिट जो लोग थे जो इस व्यू को नहीं मानते थे वो यही कहते थे कि आइन की तरमीम के बगैर आप अपील काग नहीं दे सकते, क्योंकि जो 184(3) है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत आप जो सेक्शन सुप्रीम कोर्ट की इन्वोक करते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट पे। तो वो देखें सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया जी कि नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो सिंपल एक्ट के तहत जो है वो राइट ऑफ अपील दे दिया, आईसी इंटर कोर्ट अपील। तो इसमें हो सकता है वो ये दे दें। बाद ऐसी जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेटरी सूट दी होती है या डिक्लेरेशन दी होती है, तो उसके बाद जो एक्ट पास होता है तो उसमें वो हो जाता है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस नहीं लेती। जिस तरह एक मशहूर हमारे पास केस था कि जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके साथ कोई प्राइवेट बंदा जॉइंट वेंचर नहीं कर सकता। इस पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने सू मोटो नोटिस लिया था और उन्होंने कहा था जी ये सीडीए के साथ कोई प्राइवेट बंदा पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता। तो उसके बाद वो डिक्लेरेशन भी आई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, बाद में अभी गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर लिया, अब सारे लोग सीडीए के साथ काम कर रहे हैं प्राइवेट। जदून साहब, एक अब बात जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की हो रही है उसमें अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो सीनियर जजेस में शामिल हैं और कमेटी जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनेगी यानी 3 जजेस पर, उन्होंने लेटर लिख दिया है, उसमें उन्होंने एतराज़ कर दिया कि ना मिनट्स में मुझे शामिल किया गया, जो इन प्रिंसिपल जो चीज़ें डिसाइड हुई थी कि सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनका पैनल बनेगा या उनका बेंच बनेगा, वो सब बलाए ताक रख दी गई, उस तरफ कोई गया ही नहीं। तो ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मतलब ये नज़र आ रहा है कि जैसे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि कोई ना कोई उनमें से जज जिसकी नहीं सुनी जा रही, 2 एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया, और वो इतराज़ करता चला जा रहा है कि ना मुझसे सुना जा रहा है, ना मुझसे पूछा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा, ना मिनट्स मुझे दिखाए गए हैं, मेरे से ऊपर ही फैसला हो गया। ये देखिए ये उनका राइट है, क्योंकि जब 3 मेंबर्स की कमेटी है तो 2 जो डिसीजन करेंगे वही होगा ना मेजॉरिटी का। तो आप या तो फिर तीनों अपना अलग अलग व्यू पॉइंट करें फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो और जो 2 मिसाल के तौर पर एक बेंच बनता है, तीसरे जज को एतराज़ है, उसका एतराज़ जो है वो नोट तो करना चाहिए, लेकिन बेंच तो वही बनेगा जो 2 मेंबर जो हैं जिस तरफ होंगे वही बनेगा, क्योंकि ये तो बेसिकली एक चीफ जस्टिस की सोलो जो है थी या 1 मैन शो को ख़त्म करने के लिए किया गया था। तो अभी 3 मेंबर में से एक तो डिसएग्री होगा, हो सकता है अगर 2 हो तो तीसरा ना हो, चीफ जस्टिस हो तो दूसरे 2 उधर हो जाएं, तो वो इस तरह तो फिर ये इस कमेटी में तो ये हो सकता है डिफरेंस ओपिनियन आ सकता है।
और उनको अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो रिकॉर्ड पे लाते हैं, उनको लाना चाहिए। लेकिन इसमें फैसला तो वही होगा जो 2 जज करेंगे। अगर 3 है तो 3 में से मेजॉरिटी का फैसला तो वही होता है। मगर अगर वो 3 एक फैसला करें और उसके बाद बात उसके बरक्स हो जाए तो वो एक को एतराज़ बनेगा कि बात तो कुछ और हुई थी, या उसको शामिल ही नहीं किया जा रहा, ये तो गलत होगा। अगर उसको नहीं शामिल न करना गलत है। बिल्कुल शामिल, देखें उसकी ओपिनियन रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। शामिल तो उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में है ही है कि आप 3 मेंबर उन्होंने कमेटी बनाया, कमेटी में शामिल नहीं करते तो ये तो फिर बात जो है वो एज पर लॉ नहीं है। शामिल लाजमी उनसे उससे कंसल्टेशन होनी चाहिए। अगर कंसल्टेशन नहीं भी होती तो फिर भी गलत है। हाँ, उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, वो उसको रिकॉर्ड पे लेके जी ये कहते थे इस तरह का जज बेंच बने, हम 2 मेंबर जो है इस तरह का बेंच बनाना चाहते थे, और जो 2 मेंबर बेंच बनाएंगे वही बेंच बनेगी। ठीक। एक एतराज़ भी किया जा रहा है कि बड़ी अच्छी बात है साहब वाला मामला जो है वो भी लग गया उसको इतने अरसे के बाद, सालों के बाद। वैसे तो दहाइयों पहले का केस है, लेकिन कई साल 2011-12 में भी कि जी एक इस पर जुडिशल फोरम पर इसका फैसला हो कि ये फैसला गलत था। लेकिन इतराज़ ये हो रहा है कि जो अब केसेस हैं उनको नहीं उस तरह सुना जा रहा। 14 दिन में जो केसेस लगने थे वो नहीं लगे, आखिरकार कुछ अर्से के बाद लग रहे हैं। तो ये भी एक प्रेशर आ रहा है चीफ जस्टिस साहब पर, काजी फैसल साहब पर, कि जो हालिया केसेस हैं कुछ लोग दायर करते हैं उन पर वो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती, या 14 दिन भी गुजर जाते हैं उस तरफ कोई ध्यान नहीं होता। या बेंचेस की तश्कील पर भी ये हो रहा है कि जनाब वही लोग जो पहले एक अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं उनको दोबारा बेंचेस में शामिल किया जा रहा है। ये मसाइल भी आ रहे हैं अभी। ये तो डेफिनेटली देखें, आप कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या नीचे वाली कोर्टों के मसाइल तो ख़त्म नहीं हो सकते। एक पार्टी चाहती है कि ये हो सकता है जज का माइंड इस तरह हो तो वो एतराज़ कर लेते हैं, या एक जज ने पहले माइंड अगर वो कहता है जी मैंने ओपन किया में चीज़ ये मानता ही नहीं है तो उसको बेंच में खुद ही नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो तो फैसला दे चुका है जी मैं ये चीज़ लीगल मानता ही नहीं हूँ। उसमें तो दोबारा डिसीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं बैठना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है, अब आप जज को फोर्सफुली तो नहीं हटा सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो अगर जज समझता है कि जी मैं प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि उसने माइंड पहले डिस्क्लोज किया हुआ है और वो एक नुक्ते पे या किसी लॉ पे एक ओपिनियन रखता है, तो उसको फिर दोबारा बेंच में बैठ के, वो जाहिर है वो अगर अगेंस्ट ओपिनियन रखता है तो उसको नहीं बैठना चाहिए। और मेरे अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 14 दिन में जनाब आपका केस लगना चाहिए, वो नहीं हो रहा। देखें, वो अगर जिसका केस नहीं लगा उसको रिकॉर्ड पे ले आना चाहिए। 14 दिन में ज़रूरी होता है केस लगे, जो अभी ये एक्ट है, तो वो उसकी वजूहत फिर रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देनी पड़ेगी कि मैंने ये केस कमेटी के सामने रखा है, इसमें ये डेफिशिएंसी थी या इस वजह से नहीं लगा, उसको रीज़न देनी पड़ेगी। अच्छा, आज एक और दिलचस्प बात ये जगदून साहब सामने आई कि जो सरकार के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी बड़े गैर यकीनी सूरत हाल है, इस तरह की किसी केस में बात हुई तो इस पर जस्टिस अतबरुल्लाह साहब ने कहा जी बस यहीं रुक जाएं, इससे ज़्यादा आपने बात नहीं करनी वरना कंटेम्प्ट लग जाएगी। 8 फरवरी है तो 8 फरवरी है। तो ये आप समझते हैं बड़ी अच्छी बात है कि जजेस के हवाले से कि बार बार ये बात कही जा रही है, अगरचे बाहर बहुत सी बातें हो रही हैं लेकिन जब उनके सामने बात आती है तो फौरी तौर पर एक तरह से रोक देते हैं कि नहीं खबरदार। तो ये तो सरकारी सतह पर कोई ना कोई बात छेड़ दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट लगता है अगर कहीं ऐसा मसला आया तो आपको लगता है कि फिर वो यानी इस दफ़ा कम से कम हम देखेंगे कि 8 फरवरी को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा? नहीं, देखें अगर इस तरह ना हुआ तो फिर तो सारा आइन का ढांचा ही खराब हो जाएगा। अब देखें ना, अगर इतना लेट पहले ही चुका है, फिर एक डेट जो है कंसेंसस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके दी है, चीफ इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के साथ मिल के आए हैं कंसेंसस, तो अभी फिर अगर किसी बहाने पे खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अगर कोई डिले करने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए, वो कंटेम्प्ट में जाएगा। और एक दफ़ा इलेक्शन का ये ट्रेंड बन गया कि डिले होने का, तो फिर तो बस आप छोड़ ही दें इलेक्शन, जिस तरह निगरान चलते हैं फिर यही चलते नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कल को ये डिक्लेरेशन देती है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इलीगल है, तो फिर क्या करेंगे? फिर वो सारा निज़ाम जो है वो दौड़ाम के साथ गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ वो इस तरह की टसल को नहीं ले सकता कि जी वो कहें 8 तारीख को कराओ तो ये कहें नहीं, हम 8 तारीख को नहीं करा सकते, आज सिक्योरिटी का मसला है, आज दहशतगर्दी है, आज बर्फबारी है, आज ये आज वो है, फिर तो इलेक्शन होना ही नहीं है। फिर तो हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाया जा सकता है, तो इस तरह फिर निज़ाम नहीं चलेगा। कल को अगर ये बहाना करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट सुबह डायरेक्शन देती है या डिक्लेरेशन देती है ये गवर्नमेंट इलीगल है, तो फिर किस तरह गवर्नमेंट चलेगी? फिर कौन चलाएगा गवर्नमेंट? देखिए ना जदून साहब, हम कितनी हमारे लिए कितनी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि चीज़ें आइन में दर्ज होती हैं फिर भी हम सवाल उठा रहे होते हैं, सवाल उठाना पड़ रहा होता है। आज देखें पीपल्स पार्टी का वफ्द जाकर कहता है इलेक्शन कमीशन से कि जी हमें यकीन दिलानी चाहिए इलेक्शन वक्त पर होंगे। किसी को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, इस पर फैसला आ गया, कहा है कंटेम्प्ट लगेगी, पैमरा इस चीज़ को देखे, सब कह दिया गया। अमीर मकाम साहब नून लीग के हों, फजलुर रहमान साहब की जमात हो, वो यही जो जिस तरह आपने फरमाया कि बर्फबारी हो सकती है कुछ इलाकों में, तो पहले भी फरवरी में इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, पहली दफ़ा नहीं हो रहा, फिर भी इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये तो एक अजीब बात। और फिर ये हमसे एक्सपेक्ट करना एक जर्नलिस्ट से
कि हम वो बताएं ना लोगों को। ये भी तो मुश्किल है कि अगर एक पार्टी का सूबाई जो अमीर है, सदर है, वो ये कह रहा है कि जनाब हमारे हल्के में बड़ा मुश्किल है, तो हम वो बात भी ना करें, ये भी मुश्किल हो जाता है। तो शुकूक शुबात तो खुद, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अभी सरकारी वकील ने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह की बात की, जिस पर अतमिनुल्लाह साहब ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उनको रोका। बड़े सीनियर जो सियासतदान है वो भी इस तरह की बातें करने लग जाते हैं, और खुद फिर जाकर यानी पीपल्स पार्टी को यकीन नहीं आ रहा, तो फिर हम सवाल भी ना करें। नहीं देखें, सवाल करना तो हक बनता है ना। अब जिस तरह के शुकूक शुबात, असल में ये बैकग्राउंड पीछे जब से इलेक्शन लेट हो रहे हैं तो उसमें चे में गोयां होने शुरू हो जाती हैं, या जो निगरान हुकूमत है इसने इतने ड्रास्टिक स्टेप ले रही है, इस वजह से पता इनका मैंडेट ही नहीं था। अब इसको जाने वाली हुकूमत ने भी थोड़ा सा ज़्यादा मैंडेट दे गए हैं, और ये अपने मैंडेट से बढ़ के काम कर रहे हैं। हर चीज़ें जो है वो चलो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन देखें ना, अब एक चीज़ अच्छा करना अलग बात है, एक काम लॉ के मुताबिक लीगल करना। अब ये तो केयर टेकर जो है वो गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की जगह तो नहीं ले सकती। वो तो आइन की खिलाफ वर्जी रहेगी कि अगर एक केयर टेकर गवर्नमेंट का मकसद होता है सिर्फ कि आप डे टू डे काम करें और इलेक्शन करा के तो आप घर चले जाएं। जो इलेक्टेड लोग, जिसको भी इलेक्ट करते हैं लोग, वो हुकूमत आए, वो डिसीजन दे, वो पॉलिसी बनाए, वो फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करे, वो आगे इकनॉमिक रोड मैप दे जी कि किस तरह होगी डेवलप। तो अब ये सारे काम ये केयर टेकर करें, इससे भी लोगों को शुकूक शुबात हो। दूसरी बात यह है कि जो बंदा मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है जी मेरे हल्के में बर्फबारी है, तो उसका एक हल्का छोड़ दें, बाकी जिस बर्फबारी हो वहाँ पे इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो हर सूरत में होना चाहिए। जो बंदा कहता है जी मेरे हल्के में बर्फबारी है, तो बर्फबारी में वो उसको कहें आप अगले साल करा लें अपने हल्के में इलेक्शन। जी, ये बताइएगा, पेशावर हाई कोर्ट का भी आज एक फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई ना करे, 7 दिन में जवाब दे जो इंट्रा पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के। तो इसमें क्या अब भी गुंजाइश है कि बल्ले का निशान अब भी इलेक्शन कमीशन ले सकता है, 7 दिन में जवाब दे, फिर मामला आगे जाए और किसी भी वक्त इलेक्शन 8 फरवरी से पहले, या ये मुश्किल हो जाएगा पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि फिर इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, कागजात नामजदगी आ चुके होंगे, तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। अगर अचानक से पता चलता है बल्ले का निशान ही नहीं है, तो वो सब लोग जिन्होंने उस पर अप्लाई किया होगा उनका क्या बनेगा? ये देखें, इस तरह पहले भी दफ़ा हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट इशू कर दिए थे सेनेट के, और उनका निशान जो था शेर था। फिर वो साकिब नज़ार साहब ने वो जो डिक्लेरेशन दी, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये इनवैलिड हो गया, आप सारे नॉमिनेशन पेपर वापस करें और आप इंडिपेंडेंट लड़ें। तो फिर काफ़ी सारे सेंटर ने वो फिर वापस करके फिर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप एक पार्टी को जो है वो डिस्क्रिमिनेशन न करेंगे। आप इस पार्टी का इलेक्शन कहते हैं नहीं सही हुआ, तो बाकी पार्टियों में फिर आप किस तरह कहते हैं कि इलेक्शन ठीक हो गया। अब इस तरह नहीं होना चाहिए। उनको मतलब जो पॉलिटिकल एरिना है उससे आप वॉश आउट नहीं कर सकते या उसको नहीं हटा सकते। तो ये जो उनका ड्यू राइट है वो मिलना चाहिए। इलेक्शन सिंबल पॉलिटिकल पार्टी तो टू बी ऑनेस्ट किसी मतलब इतना फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता। जिस तरह इलेक्शन कमीशन अगर तो सुपरवाइज करना शुरू कर दे, ये तो तमाम पार्टियां जब 2017 का एक्ट बन रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने यही प्रपोजल दी थी कि आपके जो इंटरनल इलेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें इलेक्शन कमीशन को पावर देंगे वो सुपरवाइज करें। किसी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम ये आपकी इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक पार्टी के लिए और कानून, दूसरे के लिए और नहीं हो सकता। सबके लिए ही कानून होना चाहिए। और हो सकता है इस पर अगर इलेक्शन कमीशन को इसमें एक्शन ले तो कोई हाई कोर्ट उसको सस्पेंड भी कर दे ऑर्डर को। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन का कहा तो ये जाता है, एतजाज साहब कहते हैं उसके पास बहुत पावर्स हैं, आइन में दर्ज है, उसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आ जाती है। निगरान सेटअप सिर्फ इसलिए होता है कि वो सहूलत देगा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस करवाने के लिए, लेकिन हम मुल्क में देख तो नहीं रहे। बहुत बड़े बड़े फैसले हम निगरान सेटअप के होते देख रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन कहता है जी ये इस्लामाबाद का जो अफसर है इसको आप ट्रांसफर कर दें, वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में भी आ जाता है, वहां से भी कह दिया जाता है, लेकिन आगे कुछ होता ही नहीं। तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को, चाहे आप निगरान सेटअप उसको कह लें या जो भी नाम दें, वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा वहां उस हद तक। इलेक्शन कमीशन कहता जरूर है, लेकिन उसकी तो कोई अमलदारी नहीं। अगर देखें इलेक्शन कमीशन की पावर अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकता ना, तो उसको फिर इन्फोर्स करना चाहिए अपना ऑर्डर। अब ये तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के इस बंदे को ट्रांसफर करो, वो कहें जी हम नहीं कर सकते, तो उसको कहें जी आप नहीं कर सकते, उसको स्टे कर दे उसके ऑपरेशन पे, उसको कहें जी ये काम नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पास तो पावर है, अपनी पावर एक्सरसाइज करें। इस तरह फिर मानेगा कौन? अगर वो अफसर जो है वो किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, या वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, या वो लगा हुआ है पहले का, तो निगरान सेटअप का तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अख्तियार है कि वो जो अपनी ट्रांसफर भी कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल लेते हैं। तो ये तो सारा जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट सारी ही चला रहा है। वहाँ मुझे नहीं पता कि कोई पर्टिकुलर केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो क्यों नहीं मानते, इवन को कंटेम्प्ट इशू कर सकते हैं। सर इस्लामाबाद के आईजी साहब का है, वो देख लें वहीं के वहीं, और ये बात महीनों हो गए हैं इसको। शायद वो आईजी को जिन्होंने लगाया हुआ है वो मेरे ख्याल में उसको ट्रांसफर नहीं होने दे रहे। अच्छा, और सर वैसे तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, उसमें हम देख रहे हैं वो भी समात जेल में हो सकती है, लेकिन इन मामलात में तौहीन इलेक्शन कमीशन हम देखते नहीं है। फिर ये तक हुआ कि नहीं, आप देखें जेल में सर प्लीज
जी जदून साहब, मेरा ख्याल है जदून साहब से जी जदून साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, उनसे इस हवाले से फिर बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जिस तरह आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है जी इस्लामाबाद के जो आईजी साहब हैं इनका तबादला किया जाए, किसी और अफसर का किया जाए, वो नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत है, या कम से कम वो इसको एक्सरसाइज कर रहा है कि जी तौहीन इलेक्शन कमीशन हुई है, चीफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई है, और उसकी समाअत बिल्कुल जिस तरह दीगर केसेस हैं उनकी भी जेल में हो सकती है और होने जा रही है। लेकिन यहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन के अपने कुछ फैसले होते हैं कि जनाब किसी को एतराज़ आ गया है, हत्ता कि खुद लिख कर भेजा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक जमात को एतराज़ आ रहे हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, इसका कोई जवाब दिया जाए, लेकिन उसके बारे में भी हमें कुछ होता नज़र नहीं आता। तो कहीं इलेक्शन कमीशन की हमें बड़ी पावर नज़र आती है कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, वोट नहीं हुए, दोबारा करवाएं, फिर जनाब आता है मामला उनके पास तो कहते हैं जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे, लेकिन ये देखा जाएगा कि अगर ये ठीक नहीं हुए तो फिर क्या इनसे निशान वापस लिया जा सकता है। अब उसमें वो मामला पेशावर हाई कोर्ट चला गया। तो इलेक्शन से पहले अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से इतराज़ात आने हैं, बहुत कुछ होना है। अभी तो ये सिलसिला शुरू होना है कि कागजात नामजदगी का, जिसकी हमने शुरू में बात की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब लग रहा है उनके लिए जहांगीर तरीन और दीगर लोगों के लिए रास्ता हमवार हो सकता है, जो लोग ताहयात नाअहल हैं उनके बारे में अब 24 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी हुई है। सबसे जवाब तलब कर लिया है कि एक तरफ इलेक्शन एक्ट है जिसमें तरमीम करके कह दिया गया कि जी सिर्फ 5 साल के लिए नाअहली हो सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में फैसला मौजूद है कि ताहयात नाअहली 62(1)(f) के तहत होगी, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं। और 8 फरवरी को इलेक्शन है, 24 जनवरी को भी केस सुना जाएगा। दिन बहुत कम होंगे, लेकिन जहांगीर जदूद हमारे साथ थे और वो कह रहे थे कि वो किसी भी दिन, एक दिन पहले भी ये फैसला आ सकता है और तब तक उनके कागजात मौजूद होंगे और फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा जुल्म किया है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। भारत में इस वक्त इंतहा पसंद हुकूमत है और तमाम इदारों पर उसका कंट्रोल नज़र आ रहा है। जिस तरह बीजेपी की हुकूमत में हमने देखा कि कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का जो भारतीय आइन में खुसूसी दर्जा था उसको ख़त्म किया गया, आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया गया, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को कम से कम यह हक हासिल था कि वहाँ पर रोज़गार के हवाले से भी, ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से, कि कोई बाहर का शख्स आकर वहाँ पर कब्ज़ा नहीं जमा सकता, कोई और भारतीय। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद ये सब उनसे छीन लिया गया। यानी डेमोग्राफिक चेंज करने की अब ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर मुसलमान जो मेजॉरिटी में हैं उनको माइनॉरिटी में बदला जाए, कि बाहर से लाकर मकबूजा कश्मीर के दीगर बाहर से मकबूजा कश्मीर के बाहर से दीगर इलाकों से भारत के लोगों को लाकर यहाँ पर बसाया जाए, उनको ज़मीनें दी जाएँ, वो यहाँ कर रह सकें, यहाँ के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर सकें और इस तरह से जो अक्सरियत है मुसलमानों की उसको अक़लियत में बदला जाए। और ये पूरा प्लान है जिसको अब अमली तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और ख़ुद आइन में जो चीज़ें दर्ज थीं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी जो प्रोटेक्शन हासिल थी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, वो भी उनसे छीन ली गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार के हक़ में फ़ैसला दिया, जो कि सबके जहन में था कि यही होगा। अब पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, हम बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। मुमताज़ अरब लोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है। मुमताज़ साहब, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है ये तो इंसानी हुकूक के भी ख़िलाफ़ है, भारत के अपने आइन के ख़िलाफ़ है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने खुद वहाँ पर माना। पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? जी, जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पाकिस्तान उसको कतई तौर पर रद्द करता है और हम समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और ये 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है और जम्मू और कश्मीर का हतमी फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक। साहब, अब अगला लाहेमल क्या होगा, क्योंकि भारत ने तो जो करना था कर लिया, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस बारे में फैसला ले लिया है, आगे क्या किया जाएगा? देखें, इंडियन हुकूमत के स्टेप से कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकता। पाकिस्तान ने ना और कश्मीरी अवाम ने कभी भी भारत की बालादस्ती कश्मीर पे एक्सेप्ट नहीं की है और इस तरह के इक़दामात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है कि कश्मीर के अवाम
अपनी जद्दोजहद के लिए पुरज़्म है और आगे भी अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। हम शुरू दिन से देख रहे हैं, जब से ये सारा मसला है, 70 साल से ज़्यादा हो गए, पाकिस्तान इस पर बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन उस तरह से आलमी तवज्जो नहीं हासिल कर सका। पाकिस्तान या मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की उस तरह आवाज़ नहीं उठ सकी। इसमें कहीं कमी हमारी रह गई या आलमी जो ताकतें हैं उनके मफादात इस तरह के हैं भारत के साथ जुड़े हुए, जिनकी वजह से ये मसला हल नहीं हो सका? देखें, इसमें सबसे बड़ा रुकावट तो भारत खुद है, जिसने कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया हुआ है और वहाँ के अवाम के ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है। और उन्होंने सलामती कौंसिल की जो रेजोल्यूशंस है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सबसे बड़ी रुकावट तो भारत खुद है और ये बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर भारत पर जोर दे कि कश्मीर का फ़ैसला उनके अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हो और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हो। अच्छा, जिस तरह से यहाँ हम नाकामी देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, बिल्कुल इसी तरह से हम आलमी स्तर पर अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादों पर अमल न कराने की नाकामी देखते हैं फ़लस्तीन में भी, और वहाँ भी आप देखते हैं कि अमेरिका वीटो कर देता है, जंगबंदी वहाँ पर नहीं हो पा रही, और ये मकबूजा कश्मीर का मामला दो एटमी ताकतों के दरमियान है। तो कैसे इस मसले को हल कराया जा सकता है? हम समझते हैं कि जो हक होता है वो उसका बोलबाला होता है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये यकीन दहानी होनी चाहिए और हमें यकीन होना चाहिए कि जो कश्मीरी अवाम हैं वो हक पर हैं और उनका बिल्कुल एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उन हक़ खुदइरादियत उनका हक है और उनको मिलना चाहिए। अगर उनका मसला यहाँ पर अभी तक हल नहीं हुआ, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये दुनिया ने इंडिया का जो मौक़िफ़ है मकबूजा कश्मीर पे वो एक्सेप्ट कर लिया है। ये हकीकत ये है कि आज भी दुनिया का हर मुल्क और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर को एक मुतनाज़ा इलाका समझता है और किसी ने भी आज तक इंडिया के मौक़िफ़ को एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर हैं, बहुत अहमियत दी जा रही है, बहुत अहमियत का हामिल है ये दौरा। इससे पहले हमने देखा कि तकरीबन एक साल में आर्मी चीफ ने 11 दौरे किए हैं, गैर मुल्की दौरे, और इसमें चीन भी जा चुके हैं, UAE के दौरे हैं, सऊदी अरब, ईरान, उज़्बेकिस्तान, दीगर ममालिक, तुर्की इनमें शामिल है। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये आर्मी चीफ का बतौर आर्मी चीफ पहला दौरा है अमेरिका का। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर जनरल महमूद शाह साहब ने। महमूद शाह साहब, अमेरिका का ये दौरा आर्मी चीफ का पहला दौरा बतौर आर्मी चीफ, इससे पहले वो तकरीबन 11 ममालिक के दौरे कर चुके हैं या 11 दौरे कर चुके हैं, जिनमें UAE के 3 उन्होंने किए हैं। तो इस दौरे में आप क्या देखते हैं कि जो बातें की जा रही हैं ज़ाहिर है दिफाई ताल्लुकात के साथ साथ मुआशी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहम दौरा है, और अफ़गानिस्तान की ख़ास तौर पर सूरत हाल, जिस तरह यहाँ से अमेरिका का इनखला हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, अब उसके बारे में बताइएगा। ये बहुत अहम दौरा है और इस आर्मी चीफ के लिए ये पहला है। और आपको मालूम ही है कि इससे पहले हुकूमत में अमेरिका के साथ हमारे कुछ ताल्लुकात जो है वो गड़बड़ हो गए थे। मेरे ख्याल में उनको सीधा करने के लिए ये जो दौरा है ये बिल्कुल सही मौका है और मेरे ख्याल में हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, अपने मौक़िफ़ के ऊपर रहने के साथ साथ। और मेरे ख्याल में जो स्पेशल इशू आर्मी चीफ को उठाना चाहिए वो जो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अप्रूव किया है, उसके जो गैर आईनी यानी उनके आईन में भी वो ऐसा नहीं कर सकते जो कश्मीर के मसले के ऊपर उन्होंने फैसला दिया है। मेरे ख्याल में कश्मीर के बारे में भी उनको बात करनी चाहिए। और इसके अलावा काफ़ी रेंज ऑफ इश्यूज हैं जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुश्किलात में आ गए थे पिछले गवर्नमेंट में, ख़ासकर
ये रूस और यूक्रेनियन जो वॉर है इसमें हम न्यूट्रल हैं। दरअसल हमारे रूस से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और थे, और यूक्रेन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, और हम यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट करते हैं, और हमें वो याद रखना चाहिए। इससे पहले हमने उनसे टैंक लिए थे। तो मेरे ख्याल में इन दोनों के दरमियान हमें बैलेंस रहना चाहिए, और ना अमेरिका के मौक़िफ़ की हमें हिमायत करनी है, ना रशियन मौक़िफ़ की, बल्कि दोनों के दरमियान न्यूट्रल रहना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और दूसरा, अफ़गानिस्तान के बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई है जो बड़ी अच्छी पॉलिसी है। बड़े वक्त के बाद बड़ी कैटेगोरिक पॉलिसी बनाई है, और अमेरिका की हमें हिमायत चाहिए इसके लिए, और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। दरअसल अमेरिका ने जब ये क्लॉज इंट्रोड्यूस किया था दोहा एग्रीमेंट में, तो अमेरिका का तो गवर्नरी अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी इंसिस्ट किया था, क्योंकि वो समझते थे कि अफगानिस्तान जो है इस चीज़ को, इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। और मेरे ख्याल में जो उनकी इश्यूज हैं उसके ऊपर हमें अगेन अमेरिका की हिमायत चाहिए, और ताकि हम इस पॉलिसी के ऊपर चलें। कई लोग वेस्टर्न जो यूरोप है और अमेरिका है या इंग्लैंड है, वो ह्यूमन राइट्स के इशू को लेके हुकूमतों के या कमज़ोर हुकूमतों के फॉरेन पॉलिसी पे नज़रअंदाज होना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल क्लियर कट अमेरिका को बताना चाहिए, और मेरे ख्याल में अमेरिका खुद भी रहा है अफगानिस्तान में, वो हालात को समझता है। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम भी दौरा है जिसके अंदर ये जो इश्यूज हैं हमारे सामने, वो उनके सामने रखने चाहिए। हमें कोई उम्मीद तो नहीं है, ना कोई हमारी कोई ख़ास ज़रूरत है कि हम उनसे कोई मिलिट्री वेपन्स ख़रीदें या कोई जहाज़ ख़रीदें या कोई और इश्यूज इस वक्त नहीं है। हम एक तरीके से बैलेंस रखा हुआ है चाइना और अमेरिका के दरमियान, और मेरे ख्याल में इस किस्म के दौर में हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमने सीपैक के साथ रहना है, और अमेरिकन की कोई इस मामले में उनकी तरफ से कोई डिमांड या कोई रिजर्वेशंस हो, उनको क्लियर कर लेने चाहिए, और हमें अपने ताल्लुकात चीन के साथ मजबूत रखने चाहिए। और इसमें अमेरिका को नाखुश नहीं करना चाहते हैं हम, लेकिन हमारी अपनी भी मजबूरी, हमारे अपने मफादात हैं। ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि अफगानिस्तान का जिस तरह मामला देखते हैं, या पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अमेरिका के हमेशा से कभी बेहतर हो गए फिर ख़राब हो गए, ये हम देखते रहे उतार चढ़ाव। अब रशियन वॉर वाला मामला था, उस वक्त आप देखिए, फिर जब अमेरिका का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ से वो चला गया, हमारे लिए मसाइल पैदा हो गए, फिर दोबारा अमेरिका का इंटरेस्ट बीच में आया। अब क्या अब भी अफगानिस्तान के मामलात में, जिस तरह पाकिस्तान के लिए तो मसाइल हैं, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, क्या अमेरिका का इंटरेस्ट है, या अमेरिका बिल्कुल हाथ साफ करके यहाँ से निकल चुका, वो बिल्कुल नहीं देख रहा? वरना एक दौर में पाकिस्तान को असिस्टेंस मिलती थी, पाकिस्तान का जो नुकसान होता था उसको कोई किसी ना किसी तरह कंपनसेट किया जाता था। अब आप क्या समझते हैं कि अमेरिका बिल्कुल भाग चुका है, यहाँ से निकल चुका है, या उसका अभी भी इलाके में इंटरेस्ट है? मेरे ख्याल में अमेरिका निकल चुका है, उनके अपने इंटरेस्ट तो इतने कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये बात है कि अमेरिका अभी तक हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करता है, और काफ़ी गर्मजोशी से करता है, क्योंकि उनको एक्चुअल प्रॉब्लम्स का मालूम है, और वो समझते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान का इशू अगर हल नहीं हो सकता तो कम से कम इसको, इस रीजन को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से वो आदी हैं, या हम अभी कह रहे हैं कि जो सही पॉलिसी है कि अफगानों को यहाँ से बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहना ठीक, शायद जी
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ा अहम मामला हमने हाल ही में देखा कि जिस तरह कनाडा के एक शहरी को कत्ल किया जाता है और उसमें भारतीय एजेंसी मुलव्वस होती है और ये सारे सबूत सामने आ जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो कनाडा के दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से सारी ये इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें बताई गई, जिसमें अमेरिका भी शामिल है या अमेरिका ने ये सारा उनको खबरदार किया। सिर्फ यही नहीं मामला रुकता, बल्कि इसके बाद अमेरिका की तरफ से बात सामने आती है कि भारतीय एजेंसियों ने अमेरिकी शहरी को बाकायदा कत्ल करने की साजिश की कोशिश की और ये मामला भी उठाया जाता है, भारत तक पहुंचाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये अब नज़र आ रहा है कि भारत की अब एक ये पॉलिसी है कि वो एक टेररिज्म ना सिर्फ फैला रहा है, दूसरे ममालिक में करता है, तो अमेरिका को भी ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक स्टेट पॉलिसी है भारत की कि दूसरे ममालिक में जाके वहाँ पर टेररिज्म किया जाए। जी ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी 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 सर, जी मैं सुन रहा हूँ जी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब को शायद आवाज़ नहीं जा रही, हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको दोबारा फ़ोन लाइन पर लेते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। आपने देखा कि हालिया कुछ अरसे में ये चीज़ें सामने आई हैं, दीगर ममालिक में भी इस पर तशवीश पाई जाती है। कनाडा के साथ भी भारत के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त अच्छे नहीं हैं, जबकि बड़ा एक समिट भारत ने कहा जी हुआ और उसके फ़ौरी बाद ये चीज़ सामने आई थी कि कनाडा में कैनेडियन शहरी को, एक सिख शहरी को भारत ने वहाँ पर अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए कत्ल करवाया है और ये मामला फिर अमेरिका तक पहुँचा। अब पाकिस्तान की तरफ से ज़ाहिर है कि इस पर भी तशवीश का इजहार किया जाता है। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान ने जिस तरह भारतीय एजेंट को गिरफ़्तार किया जो कि सर्विंग वहाँ पर उनका ऑफिसर था, और फिर ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया। अब भारत के बारे में सारी दुनिया को इस चीज़ का पता लग रहा है जो पाकिस्तान भारत के बारे में बात करता था। जहाँ तक हम बात कर रहे थे आर्मी चीफ़ के दौरे की, तो इसमें ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि एक साल में तकरीबन 11 मरतबा दौरा किया है आर्मी चीफ़ ने, और उसमें ये अमेरिका का पहला दौरा है। इससे पहले चीन का दौरा कर चुके हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 दौरे शामिल हैं, और इनमें दिफाई ताल्लुकात के साथ साथ चाहे वो सऊदी अरब है, चीन है या तुर्की, मईशत के हवाले से भी बहुत अहम पेशरफ्त होती है, क्योंकि अब ये सारी दुनिया में ये चीज़ मानी जाती है कि किसी भी मुल्क के दिफा के लिए मईशत का किरदार भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगर कोई मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर हो जाता है तो उसका दिफा भी कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान में SIFC का इदारा भी एक बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें जो सिविलियन गवर्नमेंट है और उसमें फिर मिलिट्री का साथ होता है कि किस तरह से पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाया जा सकता है, किस तरह उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें तेज़ी लाई जा सकती है। पाकिस्तान की यही कोशिश है कि पाकिस्तान एक बैलेंस क्रिएट कर सके चीन और अमेरिका के दरमियान। चीन उभरती हुई ताकत, अमेरिका भी एक बड़ी ताकत माना जाता है। CPEC पर कई दफ़ा हमने देखा अमेरिका ने कोई एतराज़ किए या IMF के थ्रू करवाया कि जनाब ये लोन्स लिए गए हैं, और पाकिस्तान फिर भी CPEC को आगे बढ़ाता रहा और दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को पाकिस्तान ने बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो आज तक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका के साथ ही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि तमाम ममालिक को साथ लेकर चला जाए। हम किसी ग्रुप का या किसी ये समझेंगे किसी एक तरफ हम ना जाएं कि चीन या रूस के ग्रुप की तरफ हैं या अमेरिका की तरफ। तो पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, अपने कौमी मफाद में फ़ैसले करे, और इसी हवाले से आर्मी चीफ़ का दौरा, पहले चीन का दौरा वो कर चुके हैं और अभी अमेरिका का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।